हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम लोग सीटेट जुलाई के लिए तो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ हम PYQ बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो होगा स्पेशली KVS के लिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको KVS PRT के भी फॉर्म देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं KVS का फॉर्म वही स्टूडेंट फिल कर सकते हैं जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा हो, यानी ये सेंटर की वैकेंसी होती है केंद्रीय विद्यालय वाली। तो इसमें आपका सीटेट क्वालिफाई इंपॉर्टेंट है, और अब तो सीटेट की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। तो फिलहाल हम सीटेट की बात नहीं कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो हम KVS 2011 के आज प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में प्रश्नों का ट्रेंड क्या रहा है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम वो ट्रेंड समझ गए, उस हिसाब से अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारी तैयारी और बेहतर होगी। क्योंकि कंपटीशन हाई है, बहुत से स्टूडेंट हर ईयर अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन उन्हीं लोग का होगा जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी हो। सो यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत उन लोग के लिए है कि अगर हम प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्षों के प्रश्नों को अगर सॉल्व करें, उसके बाद अगर हम आगे तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी और बेहतर होगी। आप अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जब आप KVS का फॉर्म भरते हैं, पेपर होता है, उसके बाद पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन अगर आपने पेपर में मार्क्स अच्छे गेन कर रखे हैं तो इंटरव्यू में थोड़ा सा बर्डन हमारा कम हो जाता है ना। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो KVS है इसके एग्ज़ाम को ज़्यादा अच्छे से क्रैक करें, ताकि आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। इंटरव्यू में आपका डेमो ही लिया जाता है, थोड़ा पर्सनालिटी वाइज देखी जाती है चीज़ें। तो आपको पढ़ाने का तरीका वगैरह देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपने DLED वगैरह कर रखा है, तो ऑलरेडी हम टीचिंग करते ही हैं स्कूलों में जाके। तो थोड़ा बहुत तो हमको इन चीज़ों में नॉलेज है। बाकी आगे जाके एग्ज़ाम के बाद भी इंसान प्रिपरेशन कर लेता है तो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए तो इंटरव्यू आराम से हो जाता है। सो ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो अगर आप चाहते हैं अगर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी आपकी और बेहतर हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ। मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करूँ, ताकि आपकी परीक्षा में आपको हेल्प मिल सके। हमारी ओर से जितना हो सकेगा मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, जो और भी जिस चीज़ की क्लासेस लानी है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, मैं ज़रूर आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी निम्नलिखित में से क्या लेते हैं? तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी निम्नलिखित में से क्या लेते हैं? ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करूँ ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे। ठीक है, सुक्रोज, विटामिन C, साधारण नमक या फिर दूध। तो अगर मतलब जल्दी एनर्जी चाहिए तो खिलाड़ी क्या लेते हैं? सुक्रोज लेते हैं, विटामिन C लेते हैं, साधारण नमक या फिर दूध। तो इसका राइट आंसर पहले बताने की कोशिश कीजिए। फिलहाल वैसे इसका तो राइट आंसर ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। क्या है इसका राइट आंसर? सुक्रोज। तो जो सुक्रोज है ये ग्लूकोज और फैक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फैक्टोज शर्करा से मतलब दोनों इसमें होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ग्लूकोज हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, और इसमें क्या होता है कि पाचन प्रक्रिया तो होती ही नहीं है, तो ये तुरंत क्या होता है कि रक्त में घुल जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सुक्रोज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ठीक है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या फिर हजरत निज़ामुद्दीन। तो आपको बताना है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। सो राइट आंसर की बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ यानी सामग्री में से ध्वनि सर्वाधिक तेजी गति से गमन करती है? किस पदार्थ या ध्वनि से जो ध्वनि है सर्वाधिक धीमी गति से गमन करती है? तो ऑप्शन है आपके वायु, सीसा, जल या फिर लकड़ी, यानी एयर, गैस, वाटर या वुड। सो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु। तो यहाँ पे वायु की ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। अगर हम बात करें ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो होती है वो ठोस में होती है,
उसके बाद अगर बात करेंगे तो द्रव में होती है, और अगर हम सबसे कम की बात करें तो किस में होती है? गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कारण क्या है? इनके आणविक संगठन के कारण होता है ऐसा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में कितनी डंडियां होती हैं? चाहे इसको डंडियां कह लो, ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह लो? तीलियां। ठीक है, क्या कह लो? तीलियां। तीलियां कहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें उसके चक्र में कितनी तीलियां हैं? 12, 24, 18 या फिर 26? अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा, सभी को पता है, 24 तीलियां होती हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, याद रखेगा। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और इसके ध्वज के चक्र में 24 तीलियां यानी डंडियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रयोग होता है? आइरिस, ऑप्शन बी लिविस, ऑप्शन सी कॉर्निया या डी रेटिना? तो जो नेत्र में आंख के किस भाग का प्रयोग होता है नेत्रदान में, जब हम नेत्रों का दान करते हैं तो उनमें किस भाग का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया का। किसका होता है? कॉर्निया का प्रयोग होता है। यह पारदर्शी ऊतक होता है जो आंख के दृश्य पटल के सामने वाला कुछ भाग जैसा उभरा उभरा सा भाग होता है ना, वो होता है। अगर ये खराब हो गई ना तो फिर दिखना बंद हो जाता है, मतलब जैसे पहले तो धूमिल धूमिल दिखेगा, फिर हो सकता है दिखना भी बंद हो जाए, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टेनिस खिलाड़ी का नहीं है। सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ, मोर्टिना नवरातिलोवा या रिकी पॉन्टिंग? तो जो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे तो वो आराम से पहचान लेंगे इसका, क्योंकि नहीं पूछा गया ना इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो टेनिस का खिलाड़ी नहीं है। तो सब बता सकते हैं, वैसे क्रिकेट मैच बहुत ज़्यादा लोग देखते भी हैं। रिकी पॉन्टिंग, तो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं ये आपके टेनिस से संबंधित है। ठीक है, सिरेना, स्टेफी और मोर्टिना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46, 43, 44 या फिर 45? तो एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। अगर आप इससे संबंधित पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ पे आपको सीटेट, SSSB और KVS वगैरह या जिस भी आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ रिलेटेड आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, एंड आप क्विजेस का भी आनंद ले सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप वहाँ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड है वहाँ पे, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें आपका इसका राइट आंसर होगा 46। ठीक है, 46 इसका राइट आंसर होगा। तो गुणसूत्र प्रोटीन से बने धागे जैसी एक संरचना होती है और डीएनए का एक अणु है जो आनुवांशिक सामग्री को कोशिका से कोशिका ले जाने का जो काम होता है, ये काम वो करता है। तो अगर हम बात करें ये जो 46 गुणसूत्रों में पुरुष और महिलाओं में 22 जो जोड़ी होती हैं, यानी 22 जोड़ी मतलब 44 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, जबकि पुरुषों में जो 23 यानी 23वां जो जोड़ी होता है गुणसूत्र, पुरुषों की बात कर रहे हैं, वो XY होता है। और अगर महिलाओं की बात करें यानी फीमेल की बात करें तो क्या होता है? XX होता है। इनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं और इसी से क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। तो ये जो 23वां गुणसूत्र है इसी से लिंग का निर्धारण होता है। 22 तो सेम होते हैं लेकिन जो 23वां होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जिससे लिंग का क्या होता है? निर्धारण होता है। पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय रेलवे की अधिकतम आय कहाँ से होती है? यात्री भाड़ा, माल भाड़ा, यातायात कर या फिर यात्री कर? तो भारतीय रेलवे की जो अधिकतम आय कहाँ होती है, वो किससे होती है? तो अगर हम सही उत्तर की बात करें तो होगी माल भाड़ा।
तो माल भाड़ा से लगभग अगर हम बात करें तो 70%, ठीक है, 70% राजस्व माल भाड़े से आता है, ठीक है। रेलवे की कुल राजस्व का लगभग 70%, ठीक है। लगभग जब कोई चीज़ बोल दी जाती है तो कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, इसका मतलब होता है उसी के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से रिलेटेड। तो संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी देखो संसद के जो सत्र होते हैं 2 क्रमिक सत्रों में अंतर कितना का होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या फिर जो भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। आपको पता है संसद किनसे मिलकर बनी है? संसद बनी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है ना। तो आपको पूछा गया है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो 6 महीना, ठीक है। कितने महीने का? 6 महीना। तो संसद के दोनों क्रमिक सत्रों में समानतया अगर हम बात करें तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष में संसद के 2 सत्र अनिवार्य हैं। समानता 1 वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं, लेकिन कितने सत्र इंपॉर्टेंट है? 2 सत्र जरूरी हैं, 2 सत्र जरूर होने चाहिए 6-6 महीने के अंतराल में, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच निम्नलिखित में से किसके मध्य होना चाहिए? 5 से 6.5, यहाँ 5 होना चाहिए, ठीक है। 6.5, ठीक है। बी है 6.5 से 7.5, सी है 7.35 से 7.45 एंड डी है 8 से 8.5। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि मानव रक्त का जो पीएच है वो किसके मध्य होना चाहिए। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से 7.45 तक। तो जो रक्त का पीएच मान 7 से कम होने पर क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर 7 से क्या है? कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। और अगर 7.5 से क्या होगा? अधिक होगा तो क्या होगा? वो क्षारीय होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें तो चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित हो सकता है? क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता हुआ सैंडस्टोन, संगमरमर में परिवर्तित होता हुआ लाइमस्टोन, स्लेट में परिवर्तित होती हुई सैल, और डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में सभी, ठीक है। मतलब सभी राइट आंसर हैं ये बोला जा रहा है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो यहाँ देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो भूपटल के नीचे उच्च दाब और तापमान के कारण चट्टानों की जो संरचनाएं हैं वो बदल जाती हैं। तो प्रमुख रूपांतरित रूप निम्न में से है। अगर मैं बात करूँ तो ग्रेनाइट से नीस सोना, सैल से स्लेट, कोयला से हीरा, है ना, लैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, चूना पत्थर से मतलब संगमरमर, और बिटुमिनस से एंथ्रेसाइट, ये सारी चीज़ें इसके उदाहरण हैं, ठीक है। सो ये रहा आपका राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी आपकी पॉलिटी से है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदनों को मनोनीत करे। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए, ये पूछा है क्वेश्चन। पारसी समुदाय, प्रतिष्ठित समुदाय, बिजनेस समुदाय या फिर एंग्लो भारतीय समुदाय। तो जो राष्ट्रपति को मनोनीत करने का जो है उसमें आपका जो राइट आंसर है वो है एंग्लो भारतीय समुदाय। क्या है? एंग्लो भारतीय समुदाय। तो 331 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को, ठीक है, क्या करेगा? मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अब वर्तमान की बात करें तो अनुच्छेद 104 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अगर हम बात करें, मतलब 104 में अनुच्छेद नहीं, 104 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। पहले था अनुच्छेद 331 के तहत कि राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय से 2 लोगों को मनोनीत करेगी। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो संविधान संशोधन 104वें के अनुसार होगा
कि अब इनका जो मनोनयन है इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन की जो भाषा है वो मतलब सम्मिलित नहीं है? संस्कृत, सिंधी, उर्दू या फिर राजस्थानी? तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राजस्थानी होगा सही उत्तर। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। 8वीं अनुसूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप जानते हैं भाषा कितनी है? कुल 22 भाषाएं हैं, जिनमें से राजस्थानी शामिल नहीं है, ये हमने पहले ही बात कर ली। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, किसको? सिंधी। अगर हम बात करें 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, कोंकणी और क्या है, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, इन भाषाओं को जोड़ा गया। अगर हम बात करें 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत हमने डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली इन भाषाओं को जोड़ा। तो ड्रिप ट्रिपल एसबी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा डोगरी भाषा को जोड़ा गया। तो वो क्या है? जैसे मान लो 91वें संविधान संशोधन दे दिया, 92 दे दिया, 73वें दे दिया और भी ऑप्शन दे दिया, तो फिर कभी कभी 91 और 92 में कन्फ्यूज़न हो जाती है। लेकिन अगर क्लैरिटी रहती है कि हमने पढ़ रखा है तो हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कुल कितनी भाषाएं हैं? आपकी 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। बाकी जो राइट आंसर है वो आपका है राजस्थानी। राजस्थानी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है इस भाषा का। संस्कृत, सिंधी, उर्दू ये सब। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से प्रत्येक में एक भाषा तथा उस भाषा के कवि को दर्शाया गया है, परंतु इनमें से एक युग का मिलान सही नहीं है, वह कौन सा है? तो चलिए अगर हम बात करें, यहाँ 4 ऑप्शन है। तो यहाँ भाषा दी है और उनके जो कवि हैं उनका नाम दिया है, आपको बताना है कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं है। हिंदी कवि कालिदास, बंगाली रविन्द्रनाथ टैगोर, उर्दू गालिब, यूनानी होमर। आपको बताना है गलत। ठीक है, सही मिलान नहीं है, ये बताना है आपको। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी का जो कालिदास दिया है ये आपका राइट आंसर नहीं है। जो राइट आंसर नहीं है वही हमारा राइट आंसर है। तो कालिदास की बात करें तो इनको संस्कृत का माना जाता है, संस्कृत। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह इन्होंने लिखा है। ठीक है, और बाकी ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंदी कालिदास ना होके संस्कृत होता तो सही रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विश्व नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 मई, 11 जून, 28 दिसंबर या 10 अक्टूबर? विश्व नो टोबैको डे। तो यहाँ राइट आंसर होगा आप सभी के लिए 31 मई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को, कंचनजंगा पर्वत, हिमालय पर्वतमाला या माउंट एवरेस्ट? तो अभी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी मैम इजी इजी क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। केवीएस का एग्ज़ाम इतना इजी भी नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे। केवीएस के एग्ज़ाम में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इजी, मॉडरेट एंड टफ से लेकर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर को बैलेंस करने के लिए हमें ऐसा नहीं कि हम पूरे टफ टफ क्वेश्चन दे दें, वरना स्टूडेंट कैसे हर चीज़ हो, फिर सिलेक्शन तो किसी का हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं। तो कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ टफ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ताकि चीज़ें बैलेंस में हों। तो ऐसा मत समझिएगा कि 2011 में तो मैम बहुत इजी क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं है। अभी आगे जाके आपको बहुत टफ टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी कि कैसे किया जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो होगा पामीर। किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ना इंसान को ना एग्ज़ाम को। किसी चीज़ को अगर हल्के में ले लो ना वो बहुत भारी पड़ जाता है।
तो हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, तभी आगे इंसान बढ़ पाता है। तो पामीर की पठार, ठीक है। तो अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी है, 4500 मीटर से अधिक है, ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत, इसी पठार पर स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक के साथ हो गया है? भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक के साथ कर दिया गया। वर्तमान अगर हम 2022 के पहले का पेपर है तो भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछा है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन, प्राग, मॉस्को या फिर जिनेवा। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जिनेवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। और ये संस्था क्या करती है, युद्ध जो संघर्ष होता है, जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र होते हैं, उनसे जो प्रभावित लोग होते हैं उनकी हेल्प करती है और युद्ध के पीड़ितों की रक्षा करने वाले कानूनों को भी बढ़ावा देती है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है ये इसका काम करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत परिभाषा कौन सी है? तो आपको गलत चूज करना है। कंटूर परिरेखा समुद्र तल से ऊपर वे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई समान है। बी है आइसोथर्म, एक जैसी तापमान वाले क्षेत्र। तीसरा है आइस हाइट्स, एक जैसी वर्षा वाले क्षेत्र। और आपका जो डी है वो है आइसोबाथ, वे स्थान जहाँ का वायुमंडल दाब एक समान हो, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, गलत परिभाषा कौन सी है ये पूछा गया है। तो गलत परिभाषा है आइसोबाथ वे स्थान है जहाँ का वायुमंडल दाब एक समान हो। तो देखो, मानचित्र या पृष्ठभूमि पर पानी की समान गहराई के अगर हम स्थानों को जोड़ने वाली जो एक रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? आइसोबाथ या गहराई समोच्च रेखा कहते हैं। इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं गहराई समोच्च रेखा, ठीक है। तो इसलिए जो आपका विकल्प डी है वो गलत विकल्प है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक का निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? कमल का फूल, सिंह, शीर्ष, सिंह, शेर और गाय, ठीक है। यानी सिंह शीर्ष, लॉयन कैपिटल, और सी है आपका सिंह यानी शेर, और डी है आपका गाय। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, अगर मैं आपके लिए कहूँ तो सबसे बेस्ट यही होता है कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, न्यू लर्नर हो, या आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, कहीं ना कहीं आपका कुछ मार्क्स से रुक गया है, तो बेसिकली उसमें थोड़ा सा आप बैक करके अपनी पीछे वाली जो चीज़ें हुई हैं, जो आपने पेपर किए हैं, उनको एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई है, कहाँ पे आपने क्या चीज़ें छोड़ी हैं। जो न्यू लर्नर हैं, अगर मैं बात कहूँ, अगर आप कंफ्यूज हैं कि केवीएस की प्रिपरेशन करनी है, स्टार्ट कहाँ से करें, तो सबसे पहले ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहीं से आपका एक उभर की चीज़ें आएंगी कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएगा, और मैं विद सोल्यूशन के साथ करवा रही हूँ। जहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं, आपने देखा होगा, जो भी कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ जितना जल्दी हो सकता है। आपके भी क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल से ज्वाइन होइए, ताकि मैं आपके, देखिए, मैं आई तो आपके लिए ही हूँ, आपको पढ़ाने के लिए, आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। ताकि देखो, यहाँ पैसा भी नहीं लगता है, आराम से आपकी स्टडी भी हो जाती है, तो क्यों पैसे खर्च करना। आराम से आप स्टडी मेरे साथ कीजिए और मैं आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करूँगी, ये वादा रहा। तो फिलहाल आंसर की बात करें तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा सिंह शीर्ष यानी लॉयन कैपिटल। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है सिंह शीर्ष है, यह है अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ की एक अनुकृति है। तो सारनाथ बनारस में आपने देखा होगा,
वो इसमें कितने शेर हैं, 4, जबकि हमको दिखते कितने हैं, 3, क्योंकि फ्रंट में साइड साइड और एक सामने दिखता है, पीछे वाला नहीं दिखता। लेकिन होते कितने हैं, 4 शेर होते हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े होते हैं ना, जस्ट अपोजिट एक दूसरे की पीठ होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं लगातार यही कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। माना कि अभी स्टार्टिंग का चैनल है, व्यूज़ लोग देखते हैं, लोग सब्सक्राइबर देखते हैं, उसके बाद ही चैनल पे आते हैं। मैं ये कहूँगी क्वालिटी देखो, क्वांटिटी नहीं, है ना। अगर आपको क्वालिटी पसंद आए तो बिल्कुल स्वागत है आपका इस चैनल पे, मैं पूरी हेल्प करूँगी आप सभी की। बाकी अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और व्यूज़ तो बढ़ ही जाएंगे है ना। तो चलिए ऐसे ही क्लास लेते रहिए। आप सभी का धन्यवाद। अगर आप मेरे यूट्यूब का चैनल फैमिली का मेंबर हैं, थैंक यू सो मच। आपने क्लास देखी, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।